सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड। आज हम चर्चा करेंगे उग्रवादी राष्ट्रवाद के साधनों के बारे में। ये जो टॉपिक है ये कक्षा बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है और एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है कि उग्रवादी राष्ट्रवाद के साधन क्या थे। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, दोनों का उद्देश्य एक ही था, स्वशासन की प्राप्ति। लेकिन उनमें जो अंतर था वो साधनों की दृष्टि से था। जैसे उदारवादी जो थे वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनका मानना ये था कि प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल, याचना प्रवृत्ति के माध्यम से हम संवैधानिक साधनों को अपनाकर धीरे धीरे वैधानिक प्रगति करेंगे और एक दिन भारतीयों का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश संस्थाओं में अधिकाधिक सुनिश्चित करेंगे। लेकिन उग्रवादी जो थे उनका ये मानना था कि ये सब राजनीतिक भिक्षावृत्ति है जो उदारवादियों के द्वारा की जा रही है। ब्रिटिश शासन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होना है। लाला लाजपत राय तो ये भी कहते थे कि एक अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा घृणा भिखारी से करता है, और मेरा विचार है कि भिखारी घृणा का पात्र भी है। तो हम अंग्रेज़ों को ये दिखा दें कि हम भिखारी नहीं हैं। विपिन चंद्र पाल का मानना था कि जो स्वराज्य है वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति से नहीं मिलेगा, याचना से नहीं मिलेगा, बल्कि स्वावलंबन के आधार पर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी राष्ट्रीय शक्तियों को इस प्रकार संगठित करना पड़ेगा कि कोई भी शक्ति जो हमारे खिलाफ खड़ी हो वो हमारे सामने झुकने को बाध्य हो जाए। लोकमान्य बाल जो तिलक थे वो कहते थे कि हमारा आदर्श दया याचना नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता है। तो उदारवादियों की भांति उग्रवादी राष्ट्रवादी शासन के प्रति भक्ति और सहयोग की नीति नहीं अपनाते थे, बल्कि उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति को अपनाने पर बल दिया। निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंध में विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि सरकार के कार्यों को हम कई तरीके से ठप कर सकते हैं। ये संभव नहीं है कि भाई प्रत्येक मजिस्ट्रेट काम करने से मना कर दे या एक व्यक्ति अगर इस्तीफा दे दे तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिले, परंतु सारे देश में ये भावना अवश्य जागृत की जा सकती है कि सारे सरकारी कार्यालयों में हड़ताल की जा सके। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है उसकी स्थिति हम ऐसी कर सकते हैं कि वह खुद को भारतीय नागरिक के सम्मान से गिरा हुआ समझे। तो उनके जो प्रमुख 3 साधन थे वो थे बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अब साधनों की दृष्टि से ही दोनों के अंदर ज़्यादा अंतर पाया जाता है। बहिष्कार का मतलब था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, सरकारी प्रतिष्ठानों और उपाधियों का बहिष्कार, शासन के प्रति असहयोग। उग्रवादी मानते थे कि बहिष्कार विदेशी शासन के हितों और प्रतिष्ठा के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात होगा। लाला लाजपत राय कहते भी थे, ये अनेक परीक्षाओं में कंपटीशन में पूछा गया है कि ये किसका कथन है, कि व्यापारियों का ये राष्ट्र केवल दबाव की भाषा जानता है। कहने का मतलब दुकानदारों की ये जाति ब्रिटिश राष्ट्र को अगर हम नैतिकता के ऊपर आश्रित तर्कों से यदि समझाएंगे तो इनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन व्यापार में यदि इनको घाटा हुआ तो ये बात इनको अधिक प्रभावित करेगी। वो ये भी कहते थे कि हम अपने मुंह को सरकारी भवनों से हटा के साधारण जनों की कुटियों की तरफ ले जाएं। बहिष्कार आंदोलन का यही मनोवैज्ञानिक, यही नैतिक और आध्यात्मिक महत्व है। वो स्वदेशी में विश्वास करते थे कि विदेशी वस्तुओं की बजाय हमें स्वदेश को अपनाना चाहिए। स्वदेशी वस्तुएं अपनाएंगे तो स्वदेश की मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। एक दूसरा जो अंतर इनमें था कि जहां उदारवादी जो नेता थे, चाहे वो दीन सा वाचा, बदरुद्दीन तैयब जी, इसके अलावा वोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये ज़्यादातर पाश्चात्य शिक्षा के परिणाम थे। लेकिन जो उग्रवादी जो हमारे नेता थे वो पाश्चात्य शिक्षा का परिणाम नहीं थे, बल्कि वो धार्मिक और सांस्कृतिक नवजागरण की देन थे। वो ये मानते थे कि ये जो पाश्चात्य शिक्षा है ये हमें सांस्कृतिक दृष्टि से गुलाम बनाने वाली है, इसलिए हमें अंग्रेजी हिंदी के ऊपर बल दिया जाना चाहिए, हमारी मातृभाषा पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। कंपटीशन में कई बार पूछा भी गया है कि भाई दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की, तो उसकी स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की थी। एक अखबार छपता था कलकत्ता से जिसका नाम था द इंग्लिशमैन। उसमें लिखा था कि जब बहिष्कार आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गया तो कलकत्ता के गोदामों में ब्रिटेन से आया हुआ कपड़ा इतना ज़्यादा भरा पड़ा था कि बेचा नहीं जा सका। अनेक मारवाड़ी फर्में जो थी वो नष्ट हो गई। कई बड़ी से बड़ी यूरोपियन कंपनियों को व्यापार या तो बंद करना पड़ा या उसमें मंदी आ गई। तो बहिष्कार के रूप में राज के शत्रुओं ने देश में ब्रिटिश हितों पर कुठाराघात करने का एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र पा लिया।
कई जगह तो बहिष्कार आंदोलन इतना चरम सीमा पे पहुंच गया कि परीक्षार्थियों ने एक विदेशी कागज को छूने से इनकार कर दिया, बच्चों ने विदेशी जूते पहनने से इनकार कर दिया, जवर में विदेशी दवा लेने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि विवाह में जो विदेशी भेंट मिलती थी उसको भी अस्वीकार किया जाने लगा ताकि भारतीय उद्योग धंधे पनप सकें। विशेषकर वस्त्र उद्योग पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। भारत के कपड़ा और बुनकर उद्योग को सहायता देने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक राष्ट्रीय कोष बनाया और केवल एक ही सभा में 70,000 से अधिक रुपए इकट्ठे करने में उनको मदद मिली। अब हम बात करते हैं उदारवाद और उग्रवाद में अंतर, यानी दोनों की जो राजनीति थी, उदारवादी राष्ट्रवाद की और उग्रवादी राष्ट्रवाद की, दोनों में क्या अंतर था। दरअसल दोनों धाराएं रही हैं एक ही राष्ट्रीय आंदोलन की, और समय के हिसाब से अंतर भी है कि 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी राष्ट्रवाद रहा और 1905 से लेकर 1919 तक उग्रवादी राष्ट्रवाद का दौर रहा। तो पहला जो अंतर इनमें ये है कि उद्देश्य दोनों का एक ही था, स्वशासन, लेकिन स्वशासन की परिभाषा अलग अलग थी। जैसे उदारवादी राष्ट्रवादियों का मानना था कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। संवैधानिक साधनों और वैधानिक प्रगति के माध्यम से ब्रिटिश संस्थाओं में भारतीयों का अधिकाधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके उन्हें अधिक प्रतिनिधिमूलक बनाया जाए। लेकिन उग्रवादी जो कहते थे वो कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्णतः अंत होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, उसमें ब्रिटिश सम्राट की भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। वो ब्रिटिश साम्राज्य से शीघ्रातिशीघ्र संबंध विच्छेद करने के पक्ष में थे। सोचते थे कि यदि अंग्रेजों को हम समझा दें कि भारतीयों की वास्तविक समस्या क्या है तो उनके वास्तव में समझ में आएगा और वो न्याय करेंगे। लेकिन उग्रवादी जो थे वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि व्यापारियों का ये राष्ट्र केवल और केवल दबाव की भाषा जानता है। एनी बेसेंट ने कहा भी है कि उग्रवादियों की सरकार के अच्छे इरादों में तनिक भी विश्वास नहीं था, जबकि उदारवादियों की आशा का जो आधार था वो शासन की सिंसियरिटी थी। तीसरा जो अंतर है दोनों में, उदारवाद और उग्रवाद विचारधारा के अंदर साधनों का अंतर है। उदारवादियों के जो साधन थे, स्मृति पत्र, प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधिमंडल, भाषण देना, लेख लिखना, शिष्टमंडल भेजना, ये सब थे। लेकिन उग्रवादी मानते थे कि ये तरीके प्रभावशाली नहीं हैं। वो इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे और उनके द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर, स्वदेशी के प्रचार पर, भारतीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने पर अधिक बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाने पर उनके द्वारा बल दिया गया। दूसरा, उदारवादी ये मानते थे कि ब्रिटेन और भारत के हितों में परस्पर कोई विरोध नहीं है, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत के हित में ही है। लेकिन उग्रवादी मानते थे कि ब्रिटेन और भारत के हित दोनों बिल्कुल विरोधी हैं और ब्रिटिश शासन भारत के विकास में कोई सहायता नहीं कर सकता। इसके अलावा उदारवादी जो थे वो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि उग्रवादी जो थे वो प्राचीन हिंदू धर्म, सभ्यता और संस्कृति के ऊपर गर्व करते थे। वो मानते थे कि हमारा हिंदू धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति किसी भी दृष्टि से हीन नहीं है। वो हिंदू राष्ट्रीयता के पोषक थे। इसके अलावा एक अंतर ये भी है कि उदारवादी जो थे वो आराम कुर्सी की राजनीति में विश्वास करते थे। वो कुलीन घरानों से थे, बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे और ये कहा भी गया है कि शायद गोखले को छोड़कर कोई भी उदारवादी ऐसा नहीं था जो राष्ट्र हित के लिए कष्ट सहने को तैयार हो। लेकिन उग्रवादी देश के लिए त्याग करने, बलिदान करने और कष्ट सहने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लाला लाजपत राय ने लिखा है कि उदारवादी ब्रिटिश शासन से अपील करते थे, जबकि उग्रवादी नेता अपने देशवासियों और अपने ईश्वर से अपील करते थे। इन दोनों में अंतर होते हुए भी ये कह सकते हैं कि दोनों ही देशभक्त थे, दोनों का उद्देश्य ही स्वशासन था। ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक दूसरे के पूरक भी थे और राजनीतिक जागृति और देश की स्वतंत्रता में दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता कौन थे, तो उसमें हम बात करें तो इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, ये सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं। और इनमें भी उग्र राष्ट्रवाद का यदि प्रतिनिधि नेता किसी को कहा जा सकता है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। जैसे उदारवादी राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख प्रणेता और प्रतिनिधि गोखले को कहते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा उग्रवाद के साधन क्या क्या हैं और इसके अलावा उदारवाद और उग्रवाद दोनों में अंतर क्या था। अब ये कल के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिस टॉपिक से, इसमें अपने को बताना है कि उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख साधन क्या थे, उनका प्रयोजन क्या था। इसके अलावा उदारवादी और उग्रवादी विचारधाराओं के विचारों, साधनों और योगदान का आपको तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। इस संबंध में कोई परेशानी हो तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी परेशानी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।